हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न मेडिकेशन। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284। द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन टू इंड्यूस लेबर, विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड कॉज द नर्स टू इमीडिएटली डिसकंटिन्यू द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो गाइज, जब हम बात करते हैं मैटरनिटी मेडिकेशन की, तो ऑक्सीटोसिन इज़ अ वेरी कॉमन मेडिसिन दैट आर यूज्ड फॉर द लेबर इंडक्शन, राइट। सो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, राइट। सो ये बहुत कॉमन मेथड है, एज आई टोल्ड यू, लेबर इंड्यूस करने के लिए। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को जो रिसीव कर रही है ऑक्सीटोसिन, राइट। ऑक्सीटोसिन आप पेशेंट को दे रहे हो, उसको आप मॉनिटर कर रहे हो। विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड कॉज द नर्स टू इमीडिएटली डिसकॉन्टिन्यू द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न। सो कौन सी आप फाइंडिंग, कौन से सिम्टम्स आप ऐसे पेशेंट में देखते हो जिससे आपको लग रहा है कि हमने जो ऑक्सीटोसिन पेशेंट को दी जा रही है उसको हमने इमीडिएटली डिसकॉन्टिन्यू करना है, राइट। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। फर्स्ट ऑप्शन है फटीक। सो फटीक लेबर की वजह से भी हो सकता है, राइट। सो फटीक तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा कि अगर पेशेंट को फटीक हो रहा है तो हमने इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करनी है मेडिसिन, राइट। सो फटीक इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज़ द ड्रोजिनेस। सो ड्रोजिनेस भी लेबर की वजह से हो सकता है, राइट। तो ड्रोजिनेस की वजह से भी हमने इमीडिएटली स्टॉप नहीं करना है ऑक्सीटोसिन को। इसके साथ हमने अदर सिम्टम्स भी देखने हैं, लाइक कि यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन तो नहीं हो रही है, राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। सो अगर ओवर स्टिमुलेशन हो रही है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, देन हमने इमीडिएटली स्टॉप करना है ऑक्सीटोसिन को। सो थर्ड ऑप्शन हमारा सेम है, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। सो हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, then in that condition we will stop the oxytocin immediately, right. Fourth option is late deceleration of fetal heart rate. सो अगर लेट डिसलरेशन हो रही है फिटल हार्ट रेट की, ये भी हमें सिम्टम बता रही है कि मतलब ये पॉजिटिव सिम्टम नहीं होता है, राइट। तो अगर लेट डिसलरेशन हो रही है फिटल हार्ट रेट की, देन हमने क्या करना है, इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन को डिसकंटिन्यू करना है, राइट। फोर्थ ऑप्शन इज अर्ली डिसलरेशन ऑफ द फिटल हार्ट रेट। सो अर्ली डिसलरेशन जो है वो इंडिकेट नहीं करती है फिटल डिस्ट्रेस को, राइट। सो इसमें हमने इमीडिएटली डिसकंटिन्यू नहीं करना है। अगर लेट डिसलरेशन हो रही है, राइट, लेट मतलब अगर डिसलरेट हो रहा है फिटल हार्ट रेट, देन वी विल डिसकंटिन्यू द ऑक्सीटोसिन। और अगर अर्ली डिसलरेशन हो रही है, देन हमने उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। एंड लेट डिसलरेशन हो गया, नॉन रीअश्योरेंस फिटल हार्ट रेट पैटर्न, ये पॉजिटिव साइन नहीं होते हैं, ये अच्छे साइन नहीं होते हैं, राइट। ये इंडिकेट करते हैं फिटल डिस्ट्रेस को, राइट। सो जहाँ पे हमें फिटल डिस्ट्रेस के साइन दिख रहे हैं, राइट, वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने इमीडिएटली स्टॉप करना है ऑक्सीटोसिन को, राइट। सो ऑक्सीटोसिन हमने और कब स्टॉप करना है, जब यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, एज आई टोल्ड यू, लेट डिसलरेशन होगी या अदर साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट अगर आते हैं, तब हमने उसको डिसकंटिन्यू करना है, राइट। सो कुछ ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन 10 मिनट पल्स्ड इन्फ्यूज़न रेदर देन अ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न, राइट। कि हमने जो कुछ ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करते हैं कि एडमिनिस्टर करते हैं ऑक्सीटोसिन को, लाइक स्मॉल डोज में, राइट, कि इमीडिएटली डोज इंक्रीज नहीं करते हैं, राइट, कि कॉन्टिन्यूशन में हम मेडिकेशन वो नहीं रखेंगे, बट उसको हम थोड़ा थोड़ा करके हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी बीच में हम पेशेंट की जो प्रोग्रेस है लेबर की, उसको हम असेस करते हैं। फिर प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो डोज है उसको इंक्रीज किया जाता है, राइट। सो
फर्स्ट मेथड हम इसमें यूज़ किया जाता है, राइट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कंडीशन में हमने ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न को इमीडिएटली स्टॉप करना है, राइट। So next question is question number 285. A pregnant client is receiving magnesium sulfate for the management of preeclampsia. The nurse determined that the client is experiencing toxicity from the medication if which finding are noted on assessment. Select all that apply. So pre-eclampsia हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था कि pre-eclampsia क्या होता है. So अब प्रेग्नेंट क्लाइंट है वो मैग्नीशियम सल्फेट उसको दिया जा रहा है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्री-एक्लेम्शिया के लिए, राइट. सो नर्स ने देखा कि क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी पेशेंट में हो रही है. तो कौन सी फाइंडिंग, कौन सी सिम्टम आप असेस करोगे जिससे आपको लगेगा कि पेशेंट को मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है. तो सबसे पहले हम नॉर्मल मैग्नीशियम सल्फेट लेवल की बात करते हैं. सो नॉर्मल लेवल होगा 4 to 7.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट. सो ये नॉर्मल लेवल है. अगर मोर देन 7.5 है दैट मीन्स पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो रही है, राइट. सो अगर सबसे पहले तो हमने लेवल असेस करना है कि लेवल ज़्यादा है तो हमने क्या करना है कि मतलब हमने स्टॉप करना है मैग्नीशियम सल्फेट को और हमने अदर सिम्टम्स भी हमने साथ में असेस करने हैं, राइट. सो मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं. तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब टॉक्सिसिटी होगी तो ये डिप्रेस करेगा, राइट. तो पेशेंट में डिप्रेशन हो सकता है, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, राइट. एंड रेस्पिरेशन भी क्या होगी, डिप्रेस्ड होगी, राइट. हार्ट रेट भी क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा. एंड ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा. और फिटल हार्ट रेट भी क्या होगी, इसमें डिप्रेस्ड होगी. तो ये अगर साइन एंड सिम्टम अगर हमें शो हो रहे हैं, राइट, तो दैट मीन्स पर्सन को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है, राइट. तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटीनूरिया 3+. सो प्रोटीनूरिया 3+ इज अ सिम्टम ऑफ प्री-एक्लेम्शिया. तो ये मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी का साइन नहीं है, राइट. सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन ऑफ 10 ब्रेथ पर मिनट. सो रेस्पिरेशन 10 ब्रेथ पर मिनट में क्या है कि रेस्पिरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मीन्स ये सिम्टम है, राइट. सो ये मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी को शो कर रहा है. थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. प्रेजेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी इसमें क्या होगा, मतलब नॉर्मल है ये, राइट. सो अगर एब्सेंट होंगी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस दैट मीन्स ये साइन है मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी का. थर्ड वन इज यूरिन आउटपुट 20 ml इन एन आवर. सो नॉर्मल कितना होना चाहिए, 25 to 35 ml पर आवर यूरिन आउटपुट होनी चाहिए, बट यहाँ पे 25 से कम है. तो दैट मीन्स पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है. फिफ्थ वन इज सीरम मैग्नीशियम लेवल ऑफ 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. तो दैट मीन्स जो मैंने आपको पहले वैल्यू बताई थी कितनी है, 4 to 7.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. सो 4 इज अ नॉर्मल, राइट. सो टॉक्सिसिटी यहाँ पे नहीं हो रही है. सो मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी के क्या क्या सिम्टम्स हैं वो आपको पता चल गए होंगे कि मैग्नीशियम का लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होगी. तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड होगा, राइट. पेशेंट में डिप्रेशन होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे, ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज एंड maternal heart rate will be decreased and as well as fetal heart rate will be decreased, right. So these are the symptom of magnesium toxicity, right. So next question is question number 286. The nurse asked a nursing student to describe the procedure for administering erythromycin ointment to the eye of a newborn. Which student statement indicate that further teaching is needed about administration of the eye medication? So question है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रही है प्रोसीजर. कौन सा प्रोसीजर, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू द आई ऑफ न्यूबॉर्न, राइट. सो कौन सी स्टूडेंट की ऐसी स्टेटमेंट आपको इंडिकेट कर रही है कि स्टूडेंट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, मीन्स कौन सी ऐसी स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत आपको बता रहे हैं, राइट. सो
जो एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट है ये आई प्रोफाइलेक्सिस है, राइट। आई प्रोफाइलेक्सिस प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न अगेंस्ट नाइजीरिया गोनेरिया एंड क्लेमाइडिया, राइट। सो जब हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं, जब हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, राइट। सो अभी हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है। अगर स्टूडेंट हमें ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई विल फ्लश द आइज आफ्टर इंस्टिलिंग द ऑइंटमेंट। सो स्टूडेंट आपको बोल रहा है कि मैं फ्लश कर दूंगा आइज को जब मैंने ऑइंटमेंट इंस्टिल किया, आफ्टर दैट आई विल फ्लश द आई। सो अगर आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑइंटमेंट अगर फ्लश किया जाता है तो क्या होगा, जो ऑइंटमेंट है वो क्या होगा, वो भी फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या इफेक्ट होगा, नहीं होगा, राइट। सो अगर स्टूडेंट ये स्टेटमेंट दे रहा है मीन्स उसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है, राइट। सेकेंड ऑप्शन इज आई विल क्लीन द न्यूबॉर्न आई बिफोर इंस्टिलिंग ऑइंटमेंट। यस, कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑइंटमेंट इंस्टिल करने से पहले हमने क्या करना है, न्यूबॉर्न की आइज को क्लीन करना है। थर्ड स्टेटमेंट इज आई नीड टू एडमिनिस्टर द आई ऑइंटमेंट विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी। यस, विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी हमने क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है ऑइंटमेंट को। एंड फोर्थ ऑप्शन इज आई विल इंस्टिल द आई ऑइंटमेंट इनटू ईच ऑफ द न्यूबॉर्न कंजक्टिवल सैक। तो हमने क्या करना है, इंस्टिल करना है आई ऑइंटमेंट को किसमें, न्यूबॉर्न के कंजक्टिवल सैक पे, राइट। तो हमने कंजक्टिवल सैक में इंस्टिल करने के बाद हमने फ्लश आउट नहीं करना है, राइट। हमने फ्लश नहीं करना है आइज को, राइट। सो स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड अगर आपको स्टेटमेंट ये स्टूडेंट ये स्टेटमेंट दे रहा है कि आई विल फ्लश आइज आफ्टर इंस्टिलिंग द ऑइंटमेंट, दैट मीन्स उसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है, राइट। So next question is question number 287. A client in preterm labor कब, 31 वीक, राइट। प्रीटर्म कब होगी, 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो रही है, राइट। सो 31 वीक की प्रेगनेंसी है, उस टाइम क्लाइंट की प्रीटर्म लेबर है। हु इज डायलेटेड 4 सेंटीमीटर, सर्वाइकल डायलिटेशन कितनी है, 4 सेंटीमीटर, हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉन्ट्रैक्शन हैव स्टॉप्ड। 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गई और कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो गई। इफ द क्लाइंट लेबर कैन बी इनहिबिटेड फॉर द नेक्स्ट 48 आवर, द नर्स एंटिसिपेट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर विच मेडिकेशन। सो अगर हम क्लाइंट की लेबर को इनहिबिट करते हैं फॉर 48 आवर, तो नर्स क्या कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जो है वो एंटिसिपेट करेगी कि वो प्रिस्क्राइब की जाएगी टू द पेशेंट, राइट। सो प्री टर्म लेबर है, प्री टर्म में हम कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को देंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नाल्बुफाइन इज एन ओपोइड एनाल्जेसिक, राइट। तो ओपोइड एनाल्जेसिक हम इसमें नहीं देंगे। सेकेंड वन इज बिटामेथाजोन। सो बिटामेथाजोन इज अ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, राइट। सो ये हम देते हैं किस चीज़ के लिए हम देते हैं कि ये इंक्रीज करता है सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन को, राइट, जो स्टिमुलेट करता है फिटल लंग मैच्योरेशन के लिए, राइट। बिकॉज अगर प्री टर्म में भी है तो उनकी लंग मैच्योर प्रॉपर नहीं होगी, राइट। तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पर पेशेंट में न्यूबॉर्न में हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बीटामिथाजोन हमने पेशेंट को देना है, सो दैट जो प्रोडक्शन है सल्फेक्टेंट की उसको इंक्रीज किया जा सके, जिससे फिटल लंग जो है वो मेच्योर होंगी, राइट। सो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन इज द RH इम्यूनोग्लोबिन। सो RH इम्यूनोग्लोबिन हम कब देते हैं, जब RH नेगेटिव क्लाइंट होता है तो उस टाइम पे हम RH इम्यूनोग्लोबिन देते हैं टू प्रिवेंट सेंसिटाइजेशन, राइट। सो ये भी नहीं होगा। एंड थर्ड वन इज द डाइनोप्रोस्टोन विजाइनल। सो डाइनोप्रोस्टोन क्या करता है, ये सॉफ्ट करता है सर्विक्स को, राइट, राइपन एंड सॉफ्टन द सर्विक्स, और ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, तो हम ये भी नहीं देंगे, राइट। तो उस टाइम पे हमने क्या देना है, उस टाइम पे हमने बीटामिथाजोन देना है, सो दैट हम बेबी को प्रिवेंट कर सके, इन्फेंट को प्रिवेंट कर सके टू द RDS, राइट। So next question is question number 288. Methyl gonovine is prescribed
for a woman to treat postpartum hemorrhage before administration of methyl gonovine, what is the priority assessment? सो मिथाइल गोनोवाइन क्या है ये है एगोट एल्केलॉइड। एल्केलॉइड है ये, राइट, जो किस लिए यूज़ किया जाता है? टू प्रिवेंट और कंट्रोल पोस्टपार्टम हैमरेज, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमें यही बताया गया है कि ये प्रिस्क्राइब किया गया है वुमेन को टू ट्रीट पोस्टपार्टम हैमरेज। सो मिथाइल गोनोवाइन एडमिनिस्टर करने से पहले हमारी प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगी, राइट। सो हमारी प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगी? जो प्रायोरिटी असेसमेंट होगी हमारी इसमें, क्योंकि इसमें ये क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करता है, राइट। सो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि हमने ये मेडिकेशन देने से पहले हमने ब्लड प्रेशर असेस करना है, राइट। सो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई है, तब हमने इन्फॉर्म करना है टू द फिजिशियन, राइट, टू द ऑब्स्टेट्रिशियन, सो दैट वो जो मेडिकेशन है वो उसकी जगह किसी और मेडिकेशन को दे सकें, राइट, या अदर असेसमेंट है वो वहाँ पे हम कर सकें, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है यूट्राइन टोन। सो यूट्राइन टोन ये नॉर्मल है, नॉर्मल हम वो करते हैं, राइट। पोस्टपार्टम असेसमेंट है। ब्लड प्रेशर, राइट। सो अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की जो भी ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर हम इसमें असेस करते हैं, एज आई टोल्ड यू कि इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अमाउंट ऑफ लोकिया ये भी हम पोस्टपार्टम चेक करते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस ये भी हम, ये नॉर्मल पोस्टपार्टम असेसमेंट के पार्ट हैं, राइट। सो ब्लड प्रेशर हम इसमें चेक करेंगे, मेनली फोकस हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर पे, जब मिथाइल गोनोविन पेशेंट को दिया जाता है, राइट। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।